Hello, my dear friends. Welcome to our YouTube channel मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये आपका जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसका बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें जो 100 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे विद द राइट आंसर की। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, रिस्क इन एनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। जब कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व करता है? लॉस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, हाई रिटर्न एट लोअर रिस्क, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, ऑल ऑफ द एबव। कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बेसिकली रिस्क क्या होता है। तो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर जो रिस्क आपका होता है लॉस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका लॉस होने का आपको डर रहता है कि आपने लेट सपोज कहीं पे आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, राइट। तो आपका डर ये रहता है कि ऐसा ना हो जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपका 10,000 है वो आपका लॉस हो जाए। तो सबसे बड़ा मेजर रिस्क क्या होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लॉस हो जाता है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी ऐसी एबिलिटी के बारे में बताइए कि जब कोई जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैश के अंदर कैसे इन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी बोलते हैं, सेफ्टी बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, या टैक्स सेविंग बोलते हैं। तो बेसिकली जब कोई इन्वेस्टमेंट है वो कैश के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस एबिलिटी को बोला जाता है लिक्विडिटी। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिक्विडिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, अ सिंकिंग फंड प्रोविजन रिड्यूस द रिस्क ऑफ। जो सिंकिंग फंड होता है, जो सुकड़ने वाला सुकड़ जाता है, सिंक कर जाता है, ऐसा फंड का जो प्रोविजन है वो किस चीज़ को किस टाइप के रिस्क को वो रिड्यूस करता है। आपका इंटरेस्ट लॉस हो गया, डिफॉल्ट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या कैलेबल बाउंड्स हो गए। किस टाइप के जो रिस्क होते हैं उनको ये क्या करता है? सिंक करता है, रिड्यूस करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो जितने भी जो डिफॉल्ट टाइप के रिस्क होते हैं वो रिड्यूस करते हैं सिंकिंग फंड प्रोविजन को। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शेयर्स विच आर प्रेफर्ड ओवर कॉमन इक्विटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इन्हें क्या बोलेंगे कि जो शेयर्स जो प्रेफर करते हैं कॉमन इक्विटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड का पेमेंट होता है उसमें कॉमन इक्विटी को प्रेफर करते हैं। इन्हें इक्विटी बोलते हैं, प्रेफरेंस बोलते हैं, कॉमन स्टॉक बोलते हैं, पब्लिक कंपनी शेयर्स बोलते हैं। दो जहाँ पर प्रेफरेंस की बात हो रही है तो इन्हें क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिस ऐसे शेयर्स जो जब प्रेफर करा जाता है सबसे पहले उनको प्रेफरेंस देते हैं तो वो हमारे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 5, द पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट प्रोमिस टू द बॉन्ड होल्डर इज कॉल्ड फेस वैल्यू, मैच्योरिटी, डिविडेंड एंड कूपन। इसे बोलते हैं कूपन। तो आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। यानी इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है? मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, या फाइनेंशियल रिस्क। कौन सा सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है और इनमें कौन सा अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ये पूछा है। तो मार्केट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, परचेजिंग पावर रिस्क है, और फाइनेंशियल रिस्क है। इसका जो गाइस जो आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। तो आंसर डी इज करेक्ट। रिस्क arising from unique uncertainties of individual securities is known as systematic risk, unsystematic, market and total risk.
ये हमारा होता है अनसिस्टेमेटिक। बी आंसर इज करेक्ट। वेरिएबिलिटी इन द रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज, जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसके अंदर वेरिएबिलिटी क्या कहलाती है? रिटर्न कहलाती है, और रिस्क कहलाती है, इंटरेस्ट कहलाती है, या आपका वोलेटिलिटी कहलाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका रिस्क। और रिस्क क्या है? वो आपका एक वेरिएबल है जो टाइम के साथ क्या होता है, सिचुएशन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। कि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसके अंदर वेरिएबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि क्या चीज़ वेरी करती है, तो उसके अंदर जो रिस्क है वो वेरी करता है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। द पोर्टफोलियो थ्योरी आर्टिकुलेट्स डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क? मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, अनसिस्टेमेटिक एंड बिजनेस रिस्क। तो इसका हो जाएगा अनसिस्टेमेटिक रिस्क। सी आंसर इज करेक्ट। देखो, जो पोर्टफोलियो थ्योरी है वो क्या बताती है कि इनमें से कौन सा डाइवर्सिफिकेशन रिस्क है जो रिड्यूस करता है। सिंपल पूछा गया है कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क होता है जो आपका अनसिस्टेमेटिक रिस्क होता है, वो आपका डाइवर्सिफाइज इन नेचर होता है। अनसिस्टेमेटिक मतलब मीन से कि जिस चीज़ को आप डाइवर्सिफाइज कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, वो आपका अनसिस्टेमेटिक रिस्क है। जबकि जो सिस्टेमेटिक रिस्क है वो आपका क्या है, नॉन डाइवर्सिफाई है, उसे आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। और जो दोनों रिस्क क्या होते हैं, वो आपके टोटल रिस्क होते हैं। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, और रिस्क refers to a risk which is caused due to factors unique or related to a firm or industry। ये आपका हो जाएगा अनसिस्टेमेटिक रिस्क, क्योंकि ये किससे संबंधित है, जो आपकी फर्म है, जो आपकी इंडस्ट्री है, उससे संबंधित है। तो ये आपका क्या होता है, आपका अनसिस्टेमेटिक रिस्क होता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। और दिस टाइप ऑफ रिस्क इज अवॉइडेबल थ्रू प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। तो ये आपका हो जाएगा अनसिस्टेमेटिक रिस्क। आप अनसिस्टेमेटिक रिस्क को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो ये आपका सी आंसर इज करेक्ट। A statistical measure of how closely two variables, especially in stock, turn move together. Variable coefficient, certainly equivalent, variance, covariance। इसका आंसर हो जाएगा covariance। D is correct। The ability to convert as acid rapidly and without influencing its price is referred to। इसका हो जाएगा liquidity। B is correct। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हॉर्स रेसिंग, कार्ड गेम्स एंड द लॉटरी आर ऑल इंस्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, गैम्बलिंग, स्पेकुलेटिंग, आर्बिट्रेज। ये आपका हो जाएगा गैम्बलिंग। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट इज इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिमेटेरियलाइजेशन, डिमेचुरलाइजेशन, स्पेकुलेशन। 15, इसका हो जाएगा डी मेटेरियलाइजेशन। ए इज करेक्ट। A shareholder funded investment program that trades in a variety of assets, mutual funds, dividend share program, none of the above। इसका हो जाएगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो वैरायटी ऑफ एसेट्स है जो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो किसी भी ट्रेडिंग के अंदर वेरी करते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं म्यूचुअल फंड्स। 17, amount of money paid to a company shareholders on a regular basis, bond, profit, cashback, dividend ये होते हैं आपका डिविडेंड बोला जाता है। डी इज करेक्ट। शेयर्स आर अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो।
इंश्योरेंस मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, बैंकिंग सिस्टम। 18 सिक्योरिटीज मार्केट। C is correct. The two types of investment alternative are bank and post office deposit, shares and debentures, financial assets and real assets. 18 financial assets and real assets. C exchanging one currency from another is a part of securities market, forex market, commodity market. ये आपका हो जाएगा फॉरेक्स मार्केट, जहाँ पे क्या करते हो आप एक करेंसी दूसरी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो आपकी फॉरेक्स मार्केट कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ मनी मार्केट। मनी मार्केट का कौन सा फीचर है इसमें? मनी मार्केट का जो फ्यूचर है इसमें वो डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। मैच्योरिटी ऑफ पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, हाईली रिस्की अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, तो मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Is the money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and payee। इसे क्रेडिट मनी बोला जाता है, इसे फिडुशियरी मनी बोला जाता है, फिएट मनी, या मोर देन वन ऑफ द एबव। ये आपकी फिडुशियरी मनी बोला जाता है, सब फिडुशियरी मनी, शेयरी मनी, तो ये आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट। कॉमर्शियल पेपर हैज़ मेच्योरिटी ऑफ अराउंड हाउ मेनी डेज। जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं उनकी कितने दिन के लिए उसकी मेच्योरिटी होती है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है 23। इसकी जो मेच्योरिटी होती है 15 डेज से टू 1 ईयर, यानी 15 दिन से 1 साल तक इनकी मेच्योरिटी होती है कॉमर्शियल पेपर्स की। द वर्ड बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बैंकिंग, मार्केटिंग, स्पेकुलेटर। वुल एंड वियर ये आपके जो होते हैं इनको संबंधित है, ये एसोसिएट करते हैं स्पेकुलेटर। डी इज करेक्ट। डिवेल्यूएशन ऑफ मनी। डिवेल्यूएशन ऑफ मनी मीन्स डिक्रीज इन इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, डिक्रीज इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, बोथ ए एंड बी। डिक्रीज इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। डिवेल्यूशन ऑफ मनी क्या होगा कि अगर मनी की जो मनी की वैल्यू है उसको डिवेल्यूएट कर दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। जो मनी की बाहरी वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देना, ये आपका कहलाता है डिवेल्यूएशन ऑफ मनी। 26 देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ कॉमर्शियल पेपर इन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। एक जो कॉमर्शियल पेपर है उसकी मिनिमम लिमिट क्या है एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। इसकी जो मिनिमम लिमिट होती है वो आपकी 5 लाख होती है, 5 लाख। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस फोकसेस ऑन एस्टिमेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्निकल, फंडामेंटल, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक, तो इसका हो जाएगा आपका फंडामेंटल। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? फंडामेंटल है। एनालिसिस फोकसेस ऑन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की फ्यूचर वैल्यू क्या है? वो आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है टेक्निकल। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी आपकी वो फंडामेंटल हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वो आपकी टेक्निकल हो जाएगी। गारंटी टू एन एक्सपोर्टर that the importer of his goods will pay immediately for the goods ordered by him is known as letter of credit, laissez-faire, inflation, none of the above। इसे क्या बोला जाता है? इसे लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है? कॉमर्शियल पेपर, फैक्टोरिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग। लॉन्ग टर्म ऑफ फाइनेंस क्या है? इसका आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म जो है वो आपका एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, यानी आप बाहर से कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप कोई चीज़ बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, किसी टाइप का जो सोर्स होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कहलाता है। जबकि कॉमर्शियल पेपर क्या है? शॉर्ट टर्म है। फैक्टोरिंग कर रहे हो वो भी आपका शॉर्ट टर्म है, और जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है वो भी आपका शॉर्ट टर्म होता है। The certificate dates evidence an unsecured corporate debt of short term maturity is known as। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी की बात हो रही है, और जो सिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट है उसके एविडेंस के सर्टिफिकेट की। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर। तो इसका हो जाएगा कॉमर्शियल पेपर, जो क्या है? आपके शॉर्ट टर्म होते हैं और आपके अनसिक्योर्ड होते हैं। एन ए बी, एन ए बी म्यूचुअल फंड्स स्टैंड। जो एन ए बी है उसकी म्यूचुअल फंड की फुल फॉर्म क्या है? न्यूली एक्वायर्ड वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट्स विजिबिलिटी, नेट अमाउंट वैल्यू। तो इसकी जो एन ए बी म्यूचुअल फंड के अंदर होता है वो आपकी नेट एसेट वैल्यू होती है। बी इज करेक्ट। विच इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? जो पहला म्यूचुअल फंड इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ था? कौन सा था वो? एसबीआई म्यूचुअल फंड था, कोठारी पाइनियर था, या यूटीआई, या आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड? सबसे पहले जो इंडिया में म्यूचुअल फंड आया था वो आपका यूटीआई। यूटीआई का पहला जो म्यूचुअल फंड है जो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, यूटीआई। मॉनेटरी फंड आर रिक्वायर्ड इन द कंट्री बाय। जो म्यूचुअल फंड है वो कंट्री के अंदर कौन उनको रेगुलेट करता है? म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है। जितने भी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको जो रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर वो सेबी करता है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी उनको रेगुलेट करता है। 35 विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स? इनमें कौन से म्यूचुअल फंड्स के टाइप हैं? इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, ऑल। इसका ऑल हो जाएगा आंसर डी इज ऑल। ऑल क्या है? कि जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपके इक्विटी फंड्स भी होते हैं, वो आपके डेट फंड्स भी होते हैं, और आपके हाइब्रिड यानी दोनों होते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट डी ऑल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एलिमेंट ऑफ वैल्यू? वैल्यू का एलिमेंट कौन सा नहीं है? डिमांड, यूटिलिटी, स्केर्सिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो जो आपकी स्केलेबिलिटी है वो वैल्यू का जो एलिमेंट है वो नहीं है, जबकि डिमांड भी है, यूटिलिटी भी है, और स्केर्सिटी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस डी। द रियल एस्टेट मार्केट इज, रियल एस्टेट मार्केट इनमें कौन सी है? इम्परफेक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, इफिशियंट है, परफेक्ट है? रियल एस्टेट मार्केट, वो आपकी रियल एस्टेट मार्केट क्या होती है? इम्परफेक्ट होती है। The money, labor and material are the world of property. मनी, मटेरियल एंड लेबर, कोलेट्रल है, कॉस्ट है, प्राइस है, एंड वैल्यू है। वो आपकी क्या है? कॉस्ट है। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यूएस अमेंडेड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द ईयर। जो यूएस ने क्या करा? अमेंडेड द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो गोल्ड के स्टैंडर्ड से किस ईयर में उनको किया? आपको ईयर बताना है। ये जो आपका ईयर था 1933 था। टू whom इज द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग और रिलेटेड? जो इनसाइडर ट्रेडिंग जो इनसाइडर ट्रेडिंग जो टर्म है वो किससे संबंधित है? हवाला, पब्लिक, शेयर मार्केट, टैक्स। वो आपका
शेयर मार्केट से संबंधित है। An investor invests in assets known as security, block of asset, portfolio. ये आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो। सी, if there is an increase in interest rates, then the fixed rate of the corporate bond will return on the corporation decrease in value, remain unchanged, increase in value. 42, decrease in value. B is correct. Over the period, investor determine the compound growth rate of an investment by arithmetic medium, arithmetic mean, calculus mean, geometric mean. तो इसका हो जाएगा geometric mean. Analysis refers to the study of variables that influence the future of a firm both qualitatively and quantitatively. इसका हो जाएगा कंपनी एनालिसिस। 45. In Dow theory, secondary movement are those which last only a short while are also known as correction, random, wiggles, narrow movement, fluctuations. Correction. 46. According to technical analysis, the support area denotes the signals. Sell signal, buy signal, exchange signal, none of the above. 46. इसे बोला जाता है वाई सिग्नल। ये वाई वाई माने खरीदना, वाई सिग्नल होगा। इन फंडामेंटल एनालिसिस इंडस्ट्री एनालिसिस इज, फंडामेंटल एनालिसिस में जो इंडस्ट्री एनालिसिस है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड। Standard and Poor new global industry classification system divides everything into economic sector. 10, इसका आंसर हो जाएगा 10. Which of the following covers approximately 1700 companies divided into 96 industry? ये आपका GICS. Which of the following is not one of the stages of the industry life cycle? Stabilization. Answer C is correct. Stabilization. The oldest approach to common stock selection. Oldest approach कौन सी है? Fundamental approach. Fundamental analysis. Technical analysis reflect the idea that stocks price move in trends. C answer is correct. Move in trends. Analysis focus on timing the short run. Answer A is correct. Technical. Central issues of a efficient market concern. Informations is correct. V answer is correct. 55. All known information mean. All known information mean past, current, inferred and related information. C is correct. Above which is difficult for the market to rise. A resistance level is a value. A resistance level is a value. V answer is correct. Below, below which is difficult for the market to fall. A strong, a support level is a value. Answer C is correct. 58. The return on a stock beyond what would be the predicted from market movement alone. इसका हो जाएगा an abnormal return is C. The highest level of market
efficiency is strong from efficiency. D is correct. The random walk hypothesis is most related to the big from EMH. A is correct. The capital asset pricing model CAPM establishes the relationship between a risk and the required rate of return. जो रिस्क होता है और जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उनके बीच एक मॉडल को क्या करता है एस्टैब्लिश करता है सीपीएम. सी इज करेक्ट. पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग is primarily focused on which of the following: diversification, value protection, return appreciation या risk optimization. ये करता है आपका diversification. 63. The credit of taking portfolio theory from abstraction to reality goes to Harry Markovich. Harry Markovich. A is correct. Most favorable portfolio is proficient portfolio which of the following: highest utility. C is correct. Portfolio constants is chief aspect concerning which of the following: 65. Country risk. Who among the following initiated capital market line? जो कैपिटल मार्केट लाइन है किसने उसको इनिशिएट किया? विलियम शार्पे. ए इज करेक्ट. An investor invests in assets known as security block of assets portfolio. इसका हो जाएगा पोर्टफोलियो. Which of the following is an example of depreciable assets? Equipment. CAPM stand capital asset pricing model. A is correct. Which analysis provides a simplified picture of price behavior of a shares? Technical. 71 देखते हैं. 71 क्वेश्चन कौन सा है? Beta coefficient is used to measure market risk, which is an index of coefficient risk volatility, market risk volatility, stock market, portfolio market. Stock market volatility. C is correct. The risk in average industry individual stock can be reduced by placing in individual stock. 72. Diversified portfolio. The correct measure of risk of stock is called alpha, beta, variance, market relevance. ये आपका बीटा is correct. The main objective of the portfolio is to reduce by diversification. 74. Risk. Markovich efficient hypothesis initiative in. जो मार्कोविच एफिशिएंट हाइपोथेसिस है वो कब इनिशिएट हुई आपको उसकी ईयर बतानी है. तो ये जो थी वो आपका आया है आपका 1959 में आया था. तो ये आपको ध्यान रखना है 1959 में जो मार्कोविच एफिशिएंट हाइपोथेसिस थी वो उन्होंने इनिशिएट लिया था 1959 में. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फिजिकल एसेट. फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स के बारे में बताना है. इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस, इसका पोर्टफोलियो आंसर है, ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल. इसका 76 का हो जाएगा पोर्टफोलियो.
77. Higher and associated with a greater probability of higher return. रिस्क, ज़्यादा रिस्क होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पोर्टफोलियो डेट लाई बिटवीन द below the suboptimal because they don't provide enough return for the level of risk, skill, efficient frontier, talent and risk. 78, 78 को जगह efficient frontier, B is correct. 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन क्या है? मार्कोविच यूज टू टेक्निक ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग टू आइडेंटिफाई द पोर्टफोलियोज इफेक्टिव efficient or risk and investment. 79. Efficient, efficient, B is correct. Portfolio is the last step in the process of portfolio management. 80. इसका हो जाए evaluation. 81 क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ डिस्प्ले पोर्टफोलियो? डिस्प्ले जो पोर्टफोलियो है उसका पर्पज क्या है? 81, इसका पर्पज होता है टू डेमोन्स्ट्रेट हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट अटेन्ड बाय लर्नर्स। आंसर बी इज करेक्ट। Artifacts, lab reports, or reading logs are example of which what type of assessment? Summative, formative, CCE, portfolio assessment. ये आपका हो जाएगा portfolio assessment. 83, 83, a combination of various investment product like bond, share, securities, mutual funds and so on is called as portfolio investment, speculation, gambling. ये आपका हो जाएगा portfolio. A is correct. Which of the following is shown first when the assets are arranged in the order of their liquidity? इसका हो जाएगा कैश इन हैंड, बी. If there is an increase in interest rates, then the interest rate of the corporate bond will be decrease in value. Buying low or selling high, making a large capital gain is associated with speculation. 87 देखते हैं। 87 क्या कहता है? हु इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस? जो फंडामेंटल एनालिसिस के है उसके फादर कौन है? बेंजामिन ग्राहम, टिनवर्जन, विलियम इलॉयट वेब। बेंजामिन ग्राहम, जो बेंजामिन ग्राहम है उन्हें फादर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस बोला जाता है, बेंजामिन ग्राहम। The fundamental analysis approach has been associated with uncertainties, certainties, ratios and balance sheet. ये आपकी जो फंडामेंटल अप्रोच है वो आपकी बैलेंस शीट से एसोसिएट होती है, डी इज करेक्ट। और रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स डीलिंग इन कमोडिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स complement each other. 91, decrease the relationship between systematic and expected return of assets, particularly stock. CAPM, capital assets pricing method. 92, which of the following would be considered a risk free
इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, जबकि जो गोल्ड है, इक्विटी ना हाउस है, हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड है, उनमें रिस्क होता है, जबकि जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो आपके रिस्क फ्री होते हैं। द एल टू मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज द सेम एज द बॉन्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। Which of the following is not a method employed by followers of technical analysis, charting or related strength analysis, earning forecasting? Forecasting. 94. Earning forecasting. 95 देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन सिक्योरिटी रिस्क ऑफ सॉरी सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, टोटल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या डिटरमाइन करता है कि टोटल रेट ऑफ सिक्योरिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो टोटल जो रिस्क ऑफ सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी का जितना भी रिस्क होता है उसको जो एसडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो डिटरमाइन करता है, जबकि सिस्टमेटिक रिस्क होता है और एक आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिएबल रिस्क, जिसको हम डाइवर्सिफाइज कर सकते हैं, जबकि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, वो आपका अनडाइवर्सिफाई नेचर होता है, उसको आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। आइए अब 96। सिस्टमेटिक रिस्क इज अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, अवॉइडेबल, वॉइडेबल। ये क्या है आपका सिस्टमेटिक रिस्क, ये आपका होता है अनकंट्रोलेबल, ठीक है, जबकि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो क्या है, वो आपका कंट्रोलेबल है, और सिस्टमेटिक क्या है, आपका अनकंट्रोलेबल है, आपका अनडाइवर्सिफाइड है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH वाज डेवलप्ड बाय, जो EMH अप्रोच है वो किसके द्वारा डेवलप करी गई है, मिलर, मार्क लिंटनर, मार्शल। यूजीन फार्मा ने इसे डेवलप किया था। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। हु कंट्रोल द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, इंडिया में कैपिटल मार्केट कौन कंट्रोल करता है, SBI, RBI, IRDA, नाबार्ड। इसको करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। GDP इंडिकेट्स inflation or deflation, the status of the economy, the condition of stock market, none of the above. GDP, gross domestic product, status of the economy। GDP ऑब्वियस सी बात है, जो GDP क्या है वो इंडिकेट करेगा कि आपकी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर कोई गाइज डाउट है आपका, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, राइट। और आप किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।